आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 चैप्टर 2 में मिसलेनियस एक्सरसाइज के एग्जांपल्स। रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्लास 11 चैप्टर 2। इससे पहले हमने 2.3 तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। फंक्शन मेनली क्या है, फंक्शन आपको समझ गए होंगे, और रिलेशन भी हमने उससे पहले 2.1 में हमने एक्चुअल में ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। 2.2 में रिलेशन एंड 2.3 में फंक्शन। अब उस सबका मिसलेनियस मिक्स करके आया है इस एक्सरसाइज में। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन एग्जांपल 18 to 22, ये 5 एग्जांपल है, ये देखते हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर करेंगे एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। तो इस क्योंकि यहाँ पर ना क्वेश्चन रिलेशन के कम है, फंक्शन के ज्यादा हैं, तो आप लोग पार्ट 2.3 का सॉल्यूशन एंड 2.3 के तीनों इंट्रोडक्शन, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख लेना एक बार। तो बात करते हैं एग्जांपल 18। कह रहा है कि लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। आर क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो वैसे भी अंडरस्टूड होता है कि आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स। चलो जी, डिफाइन ए फंक्शन। एक फंक्शन इस तरह डिफाइन है, एक रियल फंक्शन। रियल फंक्शन मतलब जिसमें डोमेन एंड कोडोमेन जो दोनों सेट हैं वो रियल नंबर हो, या फिर रियल नंबर के सबसेट है, तो दोनों यहाँ पर रियल नंबर है। फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, और इस तरह डिफाइन है बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो कह रहा है कि इसके द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है, स्केच बनाना है ग्राफ का, ठीक है। तो एक्चुअल में इस फंक्शन को हम पहले पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन 2.3 पार्ट 2 में। ये एक क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन है। हमने आपको बताया था लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अगर हम एफ को y कंसिडर करें तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज अ लीनियर फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी क्या होता है? लीनियर फंक्शन। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इसको हम y मान लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 इज ए लीनियर फंक्शन। तो इस लीनियर फंक्शन का अपने को ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक। तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि आपको कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए ही चाहिए। 2 पॉइंट से हम काम कर देंगे। एक बार इस इक्वेशन में पुट करते हैं y की वैल्यू 0। y जो रखोगे तो x की वैल्यू आएगी -10। और एक बार पुट करेंगे इसके अंदर हम x इज इक्वल टू 0। x 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 10। तो यहां से हमारे पास पॉइंट्स निकल के आए। x 0 आया तो y 10 है, तो 0,10। एंड जब y 0 है तो x कितना आया है? -10, तो -10,0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ग्राफ की तरफ लोकेट करके ग्राफ्स का बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें वैसे सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ही कहा है हमसे, यहाँ से डोमेन रेंज नहीं पूछी। वैसे हमको पता है कि लीनियर फंक्शन, चाहे कोई भी फंक्शन लीनियर फंक्शन हो, उसका डोमेन एंड रेंज दोनों ही रियल नंबर होते हैं, ठीक। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये हम यहाँ पर एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक। पॉइंट देख लेते हैं एक बार जरा। -10,0 एक्स एक्सिस पर पड़ेगा इधर, -10,0 एंड 0,10 होगा वाई एक्सिस पर, ठीक। तो ये हो जाएगा 0,10 -10,0। तो इन दोनों पॉइंट्स से जाने वाली जो स्ट्रेट लाइन बनेगी ना इस तरीके से, ये पॉइंट हो जाएगा एक्सेस की नेगेटिव डायरेक्शन में -10,0, और ये हो जाएगा 0,10, और इस लाइन को बोलेंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10। तो ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो हमेशा देखना किसी भी लीनियर फंक्शन इसको बोलते हैं हम लोग लीनियर फंक्शन का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बन के आएगी, कर्व नहीं आएगा कभी भी। किसी भी लीनियर फंक्शन का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऑलवेज वी कैन फाइंड ए स्ट्रेट लाइन। और हमेशा एक लीनियर फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है, और लीनियर फंक्शन का रेंज भी रियल नंबर होता है, ठीक। तो ग्राफ ड्रॉ हो चुका है, क्वेश्चन 18 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 19 पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम सेट क्यू टू क्यू। कोई सेट क्यू है और उस सेट क्यू पर एक रिलेशन आर डिफाइन है इस तरीके से कि आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर ए बी होंगे, जिनमें ए और बी दोनों ही बिलोंग करेंगे सेट क्यू से, और इस तरह बिलोंग करेंगे कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड हो।
तो शो दैट ये तीनों पार्ट शो करना है। तो मैं इतना कह सकता हूँ कि कई बच्चों को ना ये क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं आता, और कुछ को पढ़ना अगर आता है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है। क्वेश्चन सोल्व तो हम बाद में करेंगे, पहले उसको पढ़ना, उसको समझना कि क्वेश्चन में क्या कहा है, ये आर क्या चीज है, ये जेड क्या चीज है, ये क्यू क्या चीज है, फिर जो तीनों पार्ट दिए हुए हैं इनमें करना क्या है, अभी तो यही नहीं पता। तो समझते हैं दोबारा से एक बार और डिटेल में। आर एक रिलेशन है, हमने रिलेशन पढ़ा था 2.2 में। उस रिलेशन के अंदर आपको पता है कि एक रिलेशन सेट होता है, और उस सेट के अंदर ऑर्डर पेयर ए बी होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्डर पेयर ए बी होते हैं। तो रिलेशन आर के अंदर भी कुछ ऑर्डर पेयर ए बी आएंगे, इस तरह से आएंगे कि दोनों ए और बी बिलोंग करेंगे क्यू से। क्यू, क्यू क्या है? क्यू कोई सेट है, ठीक। ए भी दोनों से बिलोंग करेंगे क्यू से। और रिलेशन में होने की जो शर्त है, वो रिलेशन क्या दिया हुआ है कि ए और बी का डिफरेंस जेड होगा। ए और बी बिलोंग किससे करे? जेड से। और यहाँ पे जेड के बारे में कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि जेड जो है सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो अगर हम जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करें, तो ये तो होता है ना जेड इज इक्वल टू सेट ऑफ इंटीजर। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो। वो कह रहा है कि रिलेशन आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा ए बी, वो ऑर्डर पेयर ए बी आएगा जिनमें ए और बी का डिफरेंस जेड से बिलोंग करता हो। तो आप यहां से कोई ए ले लो एक, तो यहां से कोई भी ए ले लो, और यहां से कोई भी बी ले लो, ठीक। अच्छा, वैसे क्यू भी मैंने आपको बताया था। क्यू भी क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू भी क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ रेशनल नंबर। क्यू क्या होता है? सेट ऑफ रेशनल नंबर, जो कि पी अपन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये ध्यान रखना कि ऑल इंटीजर्स आर आल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज ऑल इंटीजर्स वी कैन राइट ऑल इंटीजर एज पी अपॉन क्यू, उनके अपॉन वन मान के इसको ले सकते हैं। तो आर के अंदर क्या होगा? दो, वो नंबर, वो रिपेयर होगा, वो रिपेयर होगा जिसमें आपको ए भी कहां से लेना है? सेट क्यू में से। बी भी कहां से लेना है? सेट क्यू में से। और इन दोनों का जो अंतर हो, डिफरेंस जो हो, ए और बी का जो डिफरेंस हो, वो किससे बिलोंग करे? जेड से। तो पहले काम करते हैं, ए ले लेते हैं क्यू में से। क्यू क्या है? सेट ऑफ रेशनल नंबर। बी भी ले लेते हैं क्यू में से, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब आप मुझे बताओ ए और बी का क्या लूं मैं? कोई भी रेशनल नंबर ले सकते हैं। मान लो मैंने ले लिया 2/3, और बी मैंने क्या ले लिया? 5/4। ए और बी मैंने ले लिए, ठीक। बात समझ में आ रही है ना? अब ए में से बी को माइनस करके देखो। ए में से जब आप बी को माइनस करोगे ना, तो 2/3 कोमा 5/4, मतलब माइनस करेंगे तो 4×3 12, एलसीएम आ जाएगा 4 दूनी 8 और 3×5 = 15। तो ये आ जाएगा, ठीक। तो क्या ए और बी का जो डिफरेंस आया है अभी अभी, इन दोनों ए और बी का डिफरेंस आया है वो इंटीजर आया है क्या? कह रहा है ना ए माइनस बी बिलोंग करेगा जेड को। क्या ये ए माइनस बी जेड को बिलोंग करता है? नहीं करता। ए माइनस बी बिलोंग टू जेड का मतलब ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, तो ये तो इंटीजर नहीं है ना। तो यहाँ पर हमारा ए माइनस बी बिलोंग नहीं करता जेड को। तो क्योंकि हमारा ए माइनस बी बिलोंग नहीं करता जेड को, तो रिलेशन में होने की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाला ए और ये वाला बी बिलोंग नहीं करेगा आर को। समझ में आ रही है क्या बात? आर में कौन सा ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा? उन दो रेशनल नंबर का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा, उन दो रेशनल नंबर का ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा जिनका डिफरेंस जेड होगा, यानी कि इंटीजर होगा। मान लो अब हमने कहा भाई 8 भी रेशनल नंबर होता है और b इज इक्वल टू 10 भी रेशनल नंबर होता है। दोनों रेशनल नंबर हैं, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, इनका डिफरेंस ले लो एक बार। 8 - 10 इज इक्वल टू -2 बिलोंग करेगा ना जेड को? तो यस, ये रिलेटेड है 8 रिलेटेड टू 10, यानी कि 8 10 बिलोंग करेगा आर पे। तो आर में होने की शर्त क्या है? रिलेशन में होने की शर्त क्या है? आर के अंदर कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे? दोनों ही रेशनल नंबर हो और उनका डिफरेंस एक इंटीजर हो। समझ में आ रही है बात? तो पहले मैंने आपको रिलेशन को डिफाइन किया, तो क्योंकि ये इनफाइनाइट बनेगा तो इसको हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जेड भी इनफाइनाइट सेट है, क्यू भी इनफाइनाइट सेट है। बस आपको पता हो कि रिलेशन में कौन मेंबर होंगे, वो दो नंबर, वो वाला ऑर्डर पेयर होगा जिसके दोनों एलिमेंट्स क्यू से बिलोंग करें, यानी कि जेड हो, यानी कि रेशनल नंबर हो, और डिफरेंस उनका जेड से बिलोंग करे, ठीक। तो ये मैंने पहले आपको रिलेशन क्या है, जेड क्या है, क्यू क्या है, इस बारे में बताया। अब इन तीनों पार्ट्स के बारे में बात करते चलेंगे। अब इन तीनों पार्ट के बारे में बात करेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो फर्स्ट पार्ट में पोस्ट कह रहा है वो, पहले मैं क्वेश्चन उतार रहा हूं यहाँ पर। ऑर्डर पेयर ए बिलोंग करेगा ए को, आर को, फॉर ऑल
फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू। सुनो ये क्या कह रहा है कि जितने भी ए बिलोंग करेंगे क्यू से, यानी क्यू में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्यू में जितने भी रेशनल नंबर हैं, उन सबको लेके इस तरह का ऑर्डर पेयर बनाओ ए ए। मान लो सपोज करो आपने ले लिया लेट ए इज इक्वल टू 3/7 ये ले लिया। तो ए ए क्या बनेगा? ए बनेगा ए बनेगा ये तो बनेगा ए। जरा इस डेफिनेशन को चेक करो। ए आर में होने की ये शर्त है, कोई भी ऑर्डर पेयर आर में कब आएगा? जब वो इस टेस्ट को पास करेगा। आर में कौन ऑर्डर पेयर आएगा? जो इस टेस्ट को पास करेगा। तो इस ऑर्डर पेयर को आर में होने के लिए इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा। ये ए है, ये बी है मान लो, तो ए माइनस बी क्या आ रहा है? 0, जो कि इंटीजर है। तो यस ये बिलोंग करेगा आर में। तो a इज इक्वल टू 3/7। और ऐसा मुझे हर फॉर ऑल हर के लिए सब के लिए चेक करना है। 3/7 2/9 जितने भी रेशनल नंबर क्यू के अंदर है सब के लिए चेक करनी है ये बात। तो ये चीज तो समझ में आ रही होगी कि जैसे मैंने अभी अभी रैंडमली 3/7 को लेके और उनका डिफरेंस फाइंड किया तो वो 0 आ गया, बिलोंग कर जाएगा जेड से। अगर मैं 2/8 ले लूं या 1/9 ले लूं या 3/11 ले लूं या कुछ भी कोई भी रेशनल नंबर ले लूं, तो इस तरह का ऑर्डर पेयर हमेशा इस तरह से हम उसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा ना। तो मतलब कहना क्या हुआ कि ये बात वैलिड है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू के लिए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू का मतलब जितने भी एलिमेंट ए में हैं, जितने भी नंबर फॉर ऑल जितने भी एलिमेंट क्यू में है, सॉरी जितने भी एलिमेंट क्यू में है। तो अब क्वेश्चन को जो करने का जो तरीका होगा, जिस तरह हम क्वेश्चन को करेंगे, हम क्या कहेंगे, क्योंकि सिंस ए में से ए को माइनस करके 0 आ रहा है, हम इस चीज को दिखा रहे हैं करके फिलहाल। ए में से ए में जाके क्या आ रहा है? 0, जो कि बिलोंग कर रहा है जेड को। और यही आर में होने की शर्त है कि अगर कोई दो नंबर इस टेस्ट को पास कर जाएं तो उनको लेके बनने वाला ऑर्डर पेयर बिलोंग करेगा आर में। तो बस ये क्वेश्चन पूरा हो गया, फर्स्ट पार्ट प्रूव। इसने कहा है ना कि शो करो सो दैट ऑर्डर पेयर ए बिलोंग करेगा आर में। तो हाँ ए बिलोंग करेगा आर में। क्यों करेगा? क्योंकि ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 जो कि बिलोंग करता है जेड में। आर में वो ऑर्डर पेयर होगा जो इस टेस्ट को पास करेगा। तो इस ऑर्डर पेयर ने इस टेस्ट को पास कर दिया। चलो जी अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बोल रहा है वो हमसे कि ए भी अगर बिलोंग कर रहा है आर में तो इंप्लाई दैट बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। तो आप मुझे बता दो कि क्या 2/9, ठीक है, मान लो 2/9 या ऐसा कर लो 2/3 और 8/3, अगर मैं इन दोनों को लूं मान लो, तो क्या ये बिलोंग कर रहा है क्या आर? उसमें आर में चेक कर लेते हैं। ए माइनस बी, 8 माइनस 2/3 यानी कि 6/3 यानी कि 2 बिलोंग कर रहा है ना किसमें? रिलेशन में, क्योंकि ये इंटीजर आ गया। ये चीज इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। अब इसको लेके उल्टा बनाओ, इसको लेके उल्टा क्या बनेगा? बी ए। भाई अगर ये ए बी है, अगर ये ए बी है तो बी ए क्या बनेगा? बी ए बनेगा। बी तो अब भी क्या आ जाएगा? माइनस के 2, ये भी बिलोंग कर जाएगा क्योंकि 2 बिलोंग करता है जेड को। तो ये बिलोंग किसको करेगा? आर को। यहां भी ये बिलोंग किसको कर रहा है? जेड को। तो ये किसको बिलोंग करेगा? आर को। तो यहां भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये वाला ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसका उल्टा बी ए भी बिलोंग करेगा आर। ठीक, ये बात हमको यहाँ प्रूव करनी है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंप्लाई दैट बी ए भी बिलोंग करेगा आर में। मतलब अगर ए रिलेटेड है बी से, अगर ए रिलेटेड है बी से, तो इंप्लाइज दैट शो करना है कि बी भी रिलेटेड है ए से। इससे ये हमको प्रूव करना है। ठीक, तो इस बात को ना हम एक तरीके से और भी प्रूव कर सकते हैं कि मान लो कि दो इंसान है, एक इंसान ए है और एक इंसान बी है। ए अगर बी का फ्रेंड है, ए अगर बी का फ्रेंड है तो बी ए का क्या है? ए अगर बी का फ्रेंड है तो बी भी तो ए का फ्रेंड ही हुआ। या फिर हम कहें ए अगर बी का भाई है तो बी भी ए का भाई हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ये चीज तो गिवन है, ये वाला पेयर गिवन है कि ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ये तो गिवन है। प्रूव करना है कि बी ए भी बिलोंग करेगा आर। ठीक, तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो इसको हम इधर करते हैं क्योंकि वो कह रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को। ये चीज तो गिवन है, ए भी बिलोंग कर रहा है आर को। क्योंकि ए बिलोंग कर रहा है आर को तो इंप्लाइज अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को तो ए बी ने इस टेस्ट को पास किया होगा। फिर तो
ए बी ने इस टेस्ट को पास किया होगा, मतलब ए और बी का डिफरेंस बिलोंग कर रहा होगा जेड को, तभी तो आया होगा ना। अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए में से बी को माइनस करके जेड बचा होगा। और अगर मैं अब किसी नंबर को, ये नंबर बिलोंग कर रहा है जेड को, मतलब ये इंटीजर है, किसी इंटीजर को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा बी माइनस ए, तो ये भी तो बिलोंग करेगा अब जेड को, समझो। ए माइनस भी बिलोंग कर रहा है जेड को, मतलब ये 5 है, 5 बिलोंग कर रहा है जेड को, तो -5 तो बिलोंग करेगा जेड को। तो अगर बी माइनस ए बिलोंग करके जेड को, तो ये डेफिनेशन किस चीज की बन गई, बी ए बिलोंग्स टू आर में होने के लिए, क्योंकि इस बार हमारा जब ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड था तो ए भी बिलोंग कर रहा था आर को, जब बी माइनस ए बिलोंग टू जेड आया तो बी बिलोंग करेगा आर को। तो दैट इज, हम क्या कह सकते हैं, हेंस हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव किया कि ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमने ला के दिखा दिया, इंप्लाइज दैट बी ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, ये प्रूव हो गया। ठीक, देखते हैं थर्ड। इस तरह क्वेश्चन हम लोग 12th में पढ़ेंगे वैसे, है ना, इस तरह क्वेश्चन हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि अब दो चीज दे दी उसने, ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो प्रूव करो कि ए सी बिलोंग कर रहा है आर को। इस तरह मान सकते हो आप, ए अगर बी का भाई है, ए और बी का भाई है, बी किसका ब्रो है, सी का, ए ब्रो है बी का और बी ब्रो है सी का, तो ए सी का क्या हुआ, तो ए बी सी का ब्रो ही हुआ। मतलब जो रिलेशन ए का बी से है, वही रिलेशन अगर बी का सी से है, तो देखो वही रिलेशन ए का सी से भी है। तो ये दोनों चीज यहाँ पे गिवन है कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ए और बी का डिफरेंस जेड है, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी और सी का डिफरेंस भी जेड है, तो प्रूव करना है कि ए सी बिलोंग करेगा आर को, तो प्रूव करना है ए सी बिलोंग किसको करेगा, आर को। तो थर्ड पार्ट में हम ये कहेंगे, क्योंकि ये चीज तो गिवन है, ये शुरू के दोनों पेयर गिवन है मेरे को, कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब ए बी से रिलेटेड है, एंड ये भी गिवन है कि ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, मतलब बी सी से रिलेटेड है। इंप्लाइज दैट अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसने आर में होने के टेस्ट को पास किया होगा ना, मतलब ए माइनस बी बिलोंग किससे कर रहा होगा, जेड को। ऐसे ही बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो इसने भी इस टेस्ट को पास किया होगा, बी माइनस सी बिलोंग कर रहा होगा जेड को। मेरे को लाना क्या है, हमको लाना है ए सी बिलोंग करता है आर को, ए सी अगर आर को बिलोंग करेगा तो ए सी को भी ये टेस्ट पास करना पड़ेगा, मतलब मुझको पहले ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी, ए माइनस सी बिलोंग टू ए माइनस सी बिलोंग टू जेड करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड बोथ, इन दोनों को एडिंग कर दो, एडिंग बोथ। अब अगर एक नंबर बिलोंग कर रहा है जेड को और दूसरा नंबर भी बिलोंग कर रहा है जेड को, और हमने कहा कि इन दोनों को जोड़ दो, पहला और प्लस दूसरा, तो क्या बिलोंग करेगा अपने जेड को, हाँ करेगा, मतलब ये भी इंटीजर ही है, बिलोंग कर रहा है जेड को, ये भी इंटीजर है, तो इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो भी तो इंटीजर ही आएगा, मतलब वो भी तो जेड को बिलोंग करेगा ना। और बी से भी कैंसिल हो गया, तो ये क्या बन गया, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड आ गया ना, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो ए सी ने भी इस टेस्ट को पास किया, तो वी कैन से ए सी का ऑर्डर्ड पेयर भी बिलोंग करेगा आर को। तो कहने का मतलब शॉर्टकटली हमने कह दिया, हैंस हमने प्रूव कर दिया कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो हमने प्रूव कर दिया कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी बिलोंग कर रहा है आर को। यही तीनों पार्ट प्रूव करने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, तुरंत नोट करेंगे इसको, देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा हम एक्सरसाइज में भी करेंगे। कहता है कि लेट एफ इज इक्वल टू 1 1 2 3 0 -1 एंड -1 -3 का ये एक फंक्शन दिया हुआ है, जिसके अंदर ये 4 ऑर्डर पेयर है। बी ए लीनियर फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये एक लीनियर फंक्शन है सेट जेड से जेड पर, यानी कि इंटीजर के सेट में एक लीनियर फंक्शन डिफाइन है। तो फाइंड एफ एक्स, तो कह रहा है कि एफ एक्स बताओ, एफ एक्स का मतलब ये है कि एफ एक्स की डेफिनेशन बतानी है, एफ एक्स की डेफिनेशन, ठीक है। तो क्योंकि ये एक लीनियर फंक्शन है, सुनो, क्योंकि एफ एक्स बी ए लीनियर फंक्शन, एफ एक्स बी ए लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन की जनरल फॉर्म हमने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, let fx be a linear function, so fx in the form of ax plus b, fx ax plus b की फॉर्म का तो होगा, fx किसकी फॉर्म का होगा, ax plus b की फॉर्म का, क्योंकि fx क्या है, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन जो भी होते हैं वो
ए एक्स प्लस बी की फॉर्म के ही होते हैं हमेशा, याद रखना, जो भी होंगे ए एक्स प्लस बी की फॉर्म के होंगे। अब हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर ऊपर लिखे हुए हैं। अब आपको यहां से कोई भी 2 ऑर्डर पेयर ले लेने हैं, कोई भी 2 ऑर्डर पेयर, क्योंकि मेरे को ना ये 2 अननोन वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी। अगर 2 अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इक्वेशन होनी चाहिए मेरे पास, तो उसके लिए आप कोई भी 2 ऑर्डर पेयर वहां से ले सकते हैं। मैं शुरू में 2 ले रहा हूं, क्योंकि 1 1 ऑर्डर पेयर 1 1 बिलोंग कर रहा है एफ को, इंप्लाइज ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, यहां पुट कर दो, ठीक है। ठीक, सॉरी 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 सॉरी, मैंने कब बोल दिया, 1 1 बिलोंग कर रहा है एफ को। अच्छा, इस बात को इस तरह समझते हैं थोड़ा सा, इस बात को हम लोग इस तरह समझते हैं कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जब बताई थी ना, उसमें मैंने आपको एक बात समझाई थी, सुनो जरा 1 मिनट के लिए इसका एरो डायग्राम देखते हैं। पहला सेट 1 2 0 -1, दूसरा 1 3 और -1 -3। रिलेशन क्या दिया हुआ है उसने मेरे को, एफ 1 की इमेज 1, ठीक है ना, 2 की इमेज 3, 0 की इमेज -1 और -1 की इमेज -3। तो मैंने आपको एक बार बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर कोई फंक्शन है तो इस एलिमेंट की इमेज इसको बोलते हैं कि ये वाला 1 इसकी इमेज है, 3 2 की इमेज है, -1 0 की इमेज है और -3 -1 की इमेज है। और इस बात को इस तरह लिखते हैं, अगर आपको याद आ जाएगा, देखो अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो आपको जरूर ध्यान आएगा। अगर कभी ऐसे लिखा हुआ है कि ए की इमेज बी है, तो वी कैन राइट फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, वी कैन राइट फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ऐसा लिखते हैं ना। तो इसका मतलब इस वाले 1 के लिए क्या लिखेंगे हम, यहां से क्या कंक्लूजन आएगा, फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। इससे क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इससे क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 0 इज इक्वल टू -1, और इससे आएगा फंक्शन ऑफ -1 इज इक्वल टू -3। ये बात आपको समझनी बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन करने के लिए। तो क्योंकि 1 1 बिलोंग कर रहा है एफ को, तो वी कैन राइट f1 इज इक्वल टू 1। f1 ये fx है, fx है ax प्लस बी, तो f1 क्या होगा, f1 होगा a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 1। भैया f1 है ना, जहां पे x है वहां 1 रख दो, तो इक्वेशन आ गई a प्लस बी इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। आल्सो अब एक और ऑर्डर पे ले लेते हैं, दूसरे वाला f2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 3 भी बिलोंग कर रहा है f को, तो हम क्या लिखेंगे, f2 इज इक्वल टू 3। और अगर f2 इज इक्वल टू 3 है, तो f2 क्या बनेगा, यहां से f2 बनेगा a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 3, यानी कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 3। तो हमने यहां से a और b में 2 इक्वेशन प्राप्त कर ली, किन्हीं भी 2 को लेकर कर सकते थे, ऐसा कोई जरूर नहीं है कि किन को लेना है। अब इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्लास 10 के मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऊपर नीचे इनको लिखेंगे एक बार, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 3, इसको कर देंगे माइनस, ये कैंसिल, तो माइनस a इज इक्वल टू -2, तो a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई, दोनों को उठा के पुट कर दो fx में, सो fx विल बी 2a, x की जगह रखेंगे, x तो x ही है, a की वैल्यू क्या रखेंगे 2 2x और b की वैल्यू -1, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 2x -1। तो दिस इज योर लीनियर फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x -1, ठीक। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन था इस तरह का, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन था, हम एक्सरसाइज भी करेंगे ऐसा क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को तुरंत नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21, और ऐसा भी क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज में, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का डोमेन बताना है। और मैंने क्या समझाया था आपको, डोमेन x की उन वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन की वैल्यू फाइंड हो जाए, यानी कि फाइनाइट वैल्यू आए, नॉट डिफाइन ना आए, उन वैल्यूज का सेट जिन पर फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन ना आए। तो क्या बताओगे, ये फंक्शन नॉट डिफाइन कब बन सकता है, उन वैल्यूज को हम r में से हटा देंगे जिन वैल्यूज पे नॉट डिफाइन बनेगा। तो अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, मान लो कभी भी इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू जो नीचे लिखा हुआ है 0 हो जाती है, तो उस केस में हम कहेंगे फंक्शन नॉट डिफाइंड।
तो फंक्शन डिफाइन कब होगा? फंक्शन डिफाइन कब होगा? जब ये चीज जीरो ना हो, डिनोमिनेटर जीरो ना हो। तो fx विल बी डिफाइन, fx डिफाइन होगा, fx विल बी डिफाइन when fx will be defined when denominator not equal to 0, जब ये जीरो ना हो। fx डिफाइन कब होगा? जब नीचे वाला जीरो ना हो, ठीक, जब नीचे वाला जीरो ना हो। इस पे कर लेते हैं फैक्टर, क्लास 10 के मेथड से स्प्लिट द मिडिल टर्म से मैंने से फैक्टर डायरेक्ट कर दिए, ये इसके फैक्टर हो गए, यानी कि जब x की वैल्यू, जब ये वाला फैक्टर, ये दोनों जीरो ना हो। ये जीरो कब होगा? देखो ये जीरो होगा कब? जब x की वैल्यू 4 हो और 1 हो। मतलब अगर इसकी वैल्यू 4 ना हो और इसकी वैल्यू 1 ना हो तो फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 4 आ गई तो 4 पे ये चीज जीरो बन जाएगी नीचे वाली। अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो भी ये जीरो बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक है तो बस दो ही रूट होंगे इसके। तो डोमेन क्या हो जाएगा सेट का? इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा रियल नंबर के सेट में से आप 1 को और 4 को हटा दो। रियल नंबर जो पूरी रियल नंबर होता है उसमें से आप 1 को हटा दो, 4 को हटा दो, तो फंक्शन डिफाइन होगा। 1 पे डिफाइन नहीं होगा, 4 पे नहीं होगा। तो जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता उनको आर से निकाल देंगे, बच जाएगा फंक्शन का डोमेन। ठीक, तो ये भी हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई, नोट करो पहले तो, चलो। तो लास्ट एग्जांपल है इसका, एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई 22, फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड बाई, और फंक्शन की डेफिनेशन है 3, 1 माइनस एक्स, 1 और x प्लस 1। इफ 1 माइनस एक्स, 1 और x प्लस 1, ये वैल्यू तब है जब x लेस देन 0, जब x इज इक्वल टू 0 और जब x ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। इस फंक्शन ग्राफ ड्रॉ करना है, बस सिर्फ और सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करना है, और डोमेन वगैरह कुछ नहीं पूछे, सिर्फ ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम इधर एक अपना क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन के जो दोनों एक्सिस होते हैं उनको बना लेते हैं एक बार। बहुत ध्यान समझना है क्वेश्चन, कुछ नहीं है वैसे तो। एक्स डैश एंड ये हो जाएगा वाई डैश, और ये एक्स, ये हो जाएगा आपका ओरिजिन। ठीक है, तो देखो फंक्शन की 3 डेफिनेशन है, तीनों को लिखते हैं। इधर इसकी कैलकुलेशन कर देंगे, इधर ग्राफ बनाएंगे। पेपर में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ के पेपर पे ही बनाना। ठीक है, तो व्हेन, पहली शर्त कह रहा है व्हेन एक्स लेस देन 0, जब एक्स लेस देन 0 है तो उस केस में फंक्शन की वैल्यू क्या है, उसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक, जब x लेस देन 0 यानी कि x नेगेटिव के लिए, फर्स्ट। सेकंड, व्हेन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1। चलो जी, और जिस थर्ड कहता है कि व्हेन x ग्रेटर देन 0, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन y की वैल्यू है x प्लस 1। तो जब x 0 है, देखो जब x 0 है, जिस केस में x 0 है, ये मैंने मान लिया 1 है, ये मैंने मान लिया 2 है, ये मैंने मान लिया 3। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1। तो ये तो हो गया एक पॉइंट, ये तो हो गया ड्रॉ। जब x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या है, 1। जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1। तो x की 0 वैल्यू यहाँ होती है ना, और y की वैल्यू 1 यहाँ होती है, तो डार्क सर्कल लगाएंगे इस पर हम ऐसे। ठीक है, ये तो हो गया। अब इस पे चलते हैं, व्हेन x लेस देन 0, तो इसमें y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स में एक बार तो x 0 पुट करो, y फाइंड करो। अगर x 0 पुट करोगे, x 0 पुट करोगे तो y आएगा 1, पॉइंट बनेगा 0,1। और अगर y 0 पुट करते हैं भाई, कभी अगर y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1, तो ये बन जाएगा 1,0। तो एक पॉइंट तो कितना आया, 0,1। तो वो 0,1 तो यही होता है ना, 0,1 तो यही हो गया। अब इसको मुझे हटा दो दोस्तों एक बार, और 1,0, 1,0 ये वाला हो गया 1,0। तो इस पॉइंट से जाने वाली लाइन इस तरीके से बनेगी,
थोड़ा सा स्ट्रेट करके देखते हैं भैया इसको, ऐसे, ठीक है। तो कौन सी लाइन है ये वाली, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, लेकिन ये बननी किस केस किधर है, जब x लेस देन 0 है। ये बननी वही है जहां x लेस देन 0 है, और x लेस देन 0 कहां होता है मेरा, x लेस देन 0 देखो इधर है, x नेगेटिव, x लेस देन 0 इधर है। तो ये लाइन हमको आगे नहीं ले जानी, ठीक, ये लाइन हमको आगे नहीं ले जानी। तो अब इसको हटाओ इधर से, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इधर खाली, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा था, 0,1। तो दो केस में ग्राफ ड्रॉ हो गया, x इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 आ गया था, और जब x लेस देन 0 है तो y की वैल्यू तो केवल ग्राफ इधर बन रहा है। अब जब x ग्रेटर देन 0 है, फिर से पॉइंट फाइंड करेंगे, पुट करो x 0 तो y की वैल्यू 1, तो पॉइंट बनेगा 0,1, और जब y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -1, तो -1,0। तो -1,0 कहाँ होता है, ये रहा -1,0, और 0,1 तो ये हो ही गया। तो यहां से लाइन जाएगी ऐसे, कहां से जाएगी, मान लो ये है, तो ये लाइन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन ये बनना कहाँ है, जब x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब इस, x ग्रेटर देन 0 मतलब इस दिशा में, तो ये ग्राफ यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे x लेस देन 0 है, यहाँ भी नहीं बनेगा। तो ये वाला, ये 0 पे ये पॉइंट है, लेस देन 0 के लिए इधर का पोर्शन है, और ग्रेटर देन 0 के लिए ये इधर का पोर्शन हो जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो ये इस फंक्शन का हमने क्या किया, ग्राफ ड्रॉ कर दिया। नीचे की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको मैं हटा देता हूं। तो वैसे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन फिर भी अगर आपको इसकी डोमेन एंड रेंज में इंटरेस्ट है, अगर आपको इसकी डोमेन एंड रेंज भी पता लगानी है, तो देखो ये साफ दिख रहा है कि फंक्शन की जो डोमेन है और फंक्शन का जो रेंज है, देखो मैंने क्या समझाया था आपको, डोमेन वो होता है फंक्शन की परछाई, ग्राफ की परछाई एक्स एक्सिस पर जहां से जहां तक पड़ सकती है, वो इसका डोमेन होता है। तो अगर आप इस वाले की परछाई देखोगे ना, ऊपर टॉर्च मारोगे अगर, तो इसकी परछाई यहां से यहां तक पड़ जाएगी, 0 वाले की 0 पे आ जाएगी, और इसकी परछाई यहां पड़ जाएगी, मतलब कहीं ना कहीं पूरे एक्सिस पर इसकी परछाई पड़ेगी। तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा, रियल नंबर। अगर इसकी रेंज आपको फाइंड करनी है, तो हम देख रहे हैं कि y के लिए जो ग्राफ बना है वो y की वैल्यू 1 से लेकर ऊपर तक बना है, 1 से नीचे तो ग्राफ ही बना y के लिए ग्राफ 1 से नीचे नहीं बना, 1 पर भी है 1 के ऊपर भी है। या फिर अगर आप परछाई देखो, इसकी टॉर्च मारो इधर से, तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी और इसकी परछाई भी यहीं पड़ेगी, मतलब 1 से लेकर ऊपर के पोर्शन पे। तो इसका जो रेंज होगा वो होगा 1 टू इनफाइनाइट, 1 भी है और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो अगर इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो और कुछ इसमें नहीं कहा है, बस इतना ही कहा था। तो एक्सरसाइज मिसलेनियस के एग्जांपल पांचों के पांचों कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ, जो कि हमारी इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी। और क्वेश्चन शायद बड़े बड़े हैं और 12 क्वेश्चन है, तो देखता हूँ कि शायद अगर 2 पार्ट में बनेगी, देखते हैं भाई, कोशिश तो करेंगे कि 1 पार्ट में हो, लेकिन 2 पार्ट बन सकते हैं, देखते हैं वो तो जैसे भी होगा, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।